हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करूंगा, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स। दोस्तों, डिफरेंशिएशन हर उस बच्चे के लिए जरूरी है जिसने साइंस एज ए सब्जेक्ट ले रखा है, जो 11th और 12th क्लास में है, या तो स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या बोर्ड्स की तैयारी कर रहा है, या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको डिफरेंशिएशन के वो सारी टेक्निक्स बता दूंगा जो आपको इन एग्जाम्स में काम में आएगी। ये सारी टेक्निक देखने के बाद आपको और कोई टेक्निक सीखने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर कुछ भी आपको अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। देखिए, डिफरेंशिएशन एज ए सब्जेक्ट बहुत बड़ा है। अगर हम मैथ्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो इस सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में महीना भर लग जाता है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सारे टेक्निक्स बता दूंगा जो स्पेशली फिजिक्स में हमारे अप्लाई होते हैं, और वो आपको केवल ध्यान से सीखने हैं। देखिए, डिफरेंशिएशन का जो एप्लीकेशन है वो फिजिक्स में स्टार्टिंग से ही लगने लग जाता है। हम देखते हैं कि जो 11th क्लास का टॉपिक है काइनेमेटिक्स, उसमें सबसे पहली डेफिनेशन वेलोसिटी की, जिसमें डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट लगता है। तो हमारे लिए ये जरूरी है कि हमारे कॉन्सेप्ट जो है डिफरेंशिएशन के, जो बेसिक्स हैं, वो शुरू से ही हमारे क्लियर रहें। वेलोसिटी की डेफिनेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यहां पे हमने डिस्प्लेसमेंट को टाइम की टर्म्स में डिफरेंशिएट किया है। ये जो ऑपरेटर आप देख रहे हैं वो डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है। ये वैल्यूज नहीं है, ये एक ऑपरेटर जो ये शो करता है कि हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट की कोई वैल्यू हमें दी गई है जो कि टाइम डिपेंडेंट है, मतलब कि उस फंक्शन में टाइम्स की पावर वाली टर्म्स आ रही है, जैसे a, यहां पे टाइम की पावर है 0, t की पावर 0 क्या होता है 1, तो यहां पे टाइम की पावर 0 है, यहां पे टाइम की पावर 1 है, यहां टाइम की पावर 2, टाइम की पावर 3 एंड टाइम की पावर -1। बाकी जो आपको वैल्यूज दिख रही हैं a, b, c, d, e, ये सब कांस्टेंट वैल्यू हैं जो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। इस केस में मैं आपको 4 बातें बताऊंगा जो आपको याद रखनी है ताकि आप इसका डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में कर पाओ। सबसे पहली जो बात है, अगर दो फंक्शन हम ऐड कर रहे हैं जिनमें टाइम की टर्म्स आ रही है और उसको हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के टर्म्स में, तो हम इंडिविजुअली फंक्शंस को डिफरेंशिएट करके उनको ऐड कर सकते हैं, या अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हम इंडिविजुअल फंक्शंस को पहले डिफरेंशिएट करेंगे और उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। दूसरी बात आपको यह ध्यान रखने की है, अगर एक कांस्टेंट वैल्यू हम उस फंक्शन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो टाइम पे डिपेंडेंट है, तो हम ये जो डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर है उससे उस कांस्टेंट वैल्यू को बाहर ले जा सकते हैं और केवल उसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं जो टाइम डिपेंडेंट है। मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाती है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तीसरी चीज है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे कोई नंबर है 1, 2, 3, ये सब वैल्यू अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के टर्म्स में तो 0 आती है। हर कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएट करने पर हमें 0 मिलता है। और चौथी चीज आपको याद रखनी है कि टाइम की कोई भी पावर हो, जैसे t की पावर 1, t की पावर 2, उसको जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उसका फॉर्मूला है दैट पावर मल्टीप्लाई बाय t टू द पावर n -1। मतलब कि हम उस पावर को बाहर लेके आ जाते हैं और t की पावर में से 1 कम कर देते हैं। जैसे अगर t स्क्वायर को हमने डिफरेंशिएट किया तो हम इस पावर को आगे लिख देंगे 2, और t की जो पावर है उसमें से 1 कम कर देंगे, 2 - 1, ये हो जाएगा 2 टाइम्स t। इस तरीके से अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हमें ये 4 कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करने हैं। ये चारों हमें सीक्वेंस में अप्लाई करने हैं। देखिए, पहला वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था, यहां पे 1 2 3 4 5 डिफरेंट टाइम
की पावर्स वाले फंक्शंस हैं जिन्हें या तो ऐड किया जा रहा है या सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है। अब हमें dx बाय dt कैलकुलेट करना है, तो हम इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, अब हम इनको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट, ये वाली जो बात है ये कहती है कि आप इनको इंडिविजुअली डिफरेंशिएट करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहां पे ऐड हो रहा है, यहां पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहां पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है। दूसरी जो हमारी बात है, किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को हम बाहर लेके आ सकते हैं डिफरेंशिएशन वाले जो ऑपरेटर है उसके। यहां पे हम b को बाहर लेके आ जाएंगे, यहां पे हम c को बाहर लेके आएंगे, यहां पे d को बाहर लेके आएंगे, और यहां पे e को। यहां पे देखिए तीसरी जो बात है कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को डिफरेंशिएट करने पे हमें 0 मिलता है। a एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसको डिफरेंशिएट करके हमें 0 मिलेगा। और चौथी जो बात है, t की पावर्स को कैसे डिफरेंशिएट करना है, इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे तो t की पावर 1 है हमारे पास, इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय t 1 माइनस 1 इक्वल्स टू 1 इंटू टी टू द पावर 0। अब t टू द पावर 0 की वैल्यू भी 1 है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1। t स्क्वायर की अगर हम बात करें तो 2t 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 2t। टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2t। टी क्यूब इसी तरह होगा 3t स्क्वायर, और लास्ट में जो वैल्यू है t टू द पावर -1, देखिए t टू द पावर -1 को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा -1 मल्टीप्लाई बाय t टू द पावर -1 इक्वल्स टू -t टू द पावर -2। ये जो वैल्यू है तो -t टू द पावर -2। तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 0 प्लस b माइनस c इंटू 2t प्लस d इंटू 3t स्क्वायर माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा प्लस e t टू द पावर -2। तो इस तरीके से आपने ये जो 4 कॉन्सेप्ट हैं वो बिल्कुल आपको अच्छी तरह याद कर लेने हैं, और जैसे ही आपको कोई भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए बोला जाए t के टर्म्स में, आपको ये चारों कॉन्सेप्ट याद रखने हैं और अप्लाई करने हैं, आपके आंसर इजीली मिल जाएंगे। तो देखिए ये तो हमने काइनेमेटिक्स की बात करी थी। अब ये हो सकता है कि हायर फिजिक्स जब आप देखें, जब आप 12th क्लास में जाएं या आप अगर 12th क्लास में पढ़ भी रहे हैं तो आपने देखा होगा कि करंट कई बार टाइम्स की टर्म्स में हमें दिया जाता है और हमें di बाय dt कैलकुलेट करना होता है। ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नीट के ही एग्जाम से लिया गया है, जिसमें ये करंट का एक्सप्रेशन यूज हुआ था टाइम की टर्म्स में। इसमें देखिए टाइम की जो टर्म्स हैं वो मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो चौथी बात मैं बता रहा हूं वो आपको याद रखनी है। अगर इंस्टेड ऑफ एडिशन या सब्ट्रैक्शन दो टर्म्स ऐसी हैं जो टाइम डिपेंडेंट हैं और मल्टीप्लाई हो रही हैं, और तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको पहले एक जो टर्म है, पहला जो फंक्शन है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है, दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है आपको और उसको ऐड कर देना है। दूसरे फंक्शन को आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है, एज इट इज लिखना है, और पहले वाले फंक्शन को आपको डिफरेंशिएट करना है। इन दोनों टर्म्स को आपको ऐड करना है
उसके बाद आपको ये डिफरेंशिएशन मिल जाएगा। इसमें देखिए एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि e टू द पावर माइनस टी आ रहा है तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली यूज होता है कि डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर t इज अगेन e टू द पावर t। लेकिन अगर e टू द पावर माइनस टी आता है तो ये एक माइनस साइन एक्स्ट्रा आ जाता है और मल्टीप्लाई होता है e टू द पावर माइनस टी के। तो e टू द पावर माइनस टी का जो डिफरेंशिएशन है दैट इज इक्वल टू माइनस e टू द पावर माइनस टी। ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये जो हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसको यहां पे कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताता हूं। देखिए इसमें जो ft है वो ये वाला फंक्शन है और जो gt है वो ये वाला फंक्शन है। ये तो हमारा gt हो गया और ये हमारा हो गया ft, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अब हमें क्या करना है, पहले वाले फंक्शन को बिल्कुल नहीं छेड़ना है, एज इट इज लिख देना है, और दूसरे वाले फंक्शन को हमें टाइम की टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है और इसमें हमें ऐड कर देना है। दूसरे वाले फंक्शन को हमें बिल्कुल भी टच नहीं करना है, एज इट इज लिखना है और पहले वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। इसको जब हम सॉल्व करते हैं इसकी वैल्यू हमें पता है माइनस ई टू द पावर माइनस टी, तो टी स्क्वायर माइनस ई टू द पावर माइनस टी प्लस ई टू द पावर माइनस टी। टी स्क्वायर का हमने देखा था डिफरेंशिएशन 2t होता है, तो ये वैल्यू इस फंक्शन की निकल के आएगी। जब मल्टीप्लाई हो रहे हो फंक्शन तो हमें ये वाला रूल मल्टीप्लिकेशन का याद रखना है और ये वैल्यूज हमें जनरली काम आती हैं, तो ये वैल्यूज भी हमें याद रखनी है। यहां पे मैं इसकी थोड़ी सी बात और करना चाहूंगा। देखिए फिजिक्स है और फिजिक्स में हम एप्लीकेशन देख रहे हैं डिफरेंशिएशन का। इस वाले फॉर्मूले में मैंने स्टार लगाया है, ये एक दो जगह और काम आता है, मैं अभी आपको जरूर बताना चाहूंगा, डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम जब आगे पढ़ेंगे या हम पढ़ रहे हैं कि मोमेंटम जो होता है वो मास इंटू वेलोसिटी होता है और फोर्स को हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब इन दोनों को यूज करके हम मोमेंटम की जगह, देखिए इस p की जगह हम mv लिखेंगे। अब ये हो सकता है कि मास भी टाइम के साथ वेरी हो रहा हो, जैसे वेलोसिटी टाइम के साथ वेरी हो सकती है। ये दोनों अगर टाइम के फंक्शन हैं और दोनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम इजीली लिख सकते हैं। पहले वाले को हमें नहीं छेड़ना है, m मल्टीप्लाई बाय दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन dv बाय dt ऐड करना है, प्लस दूसरे वाले को एज इट इज लिखना है v मल्टीप्लाई बाय dm बाय dt। जो नीट में आप देखेंगे, नीट एम्स में आप देखेंगे क्वेश्चंस में दिया जाता है, इनफैक्ट जेई में भी पूछा जाता है कि अगर मास टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, जैसे अगर कोई चीज बर्न हो रही है, कंबशन हो रहा है, राइट, फ्यूल का, तो उसमें हमारा टाइम के साथ मास चेंज होता है, तो उस वाले केस में हमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना होता है। तो ये आप ध्यान रखिए, इसमें एग्जांपल नहीं लेंगे हम क्योंकि ये प्योर डिफरेंशिएशन का टॉपिक है। दूसरा, ऐसे ही हम बात करते हैं, 12th का ये टॉपिक है फ्लक्स, इसमें मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के मल्टीप्लिकेशन से आता है। तो जब हम ईएमएफ की बात करते हैं जो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, तो फ्लक्स की जगह हम बी मल्टीप्लाई बाय ए, अगर ये दोनों ही वेरिएबल टाइम के साथ डिपेंडेंट है तो हम इस वाले फॉर्मूले से इन्हें इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे एरिया की बात करें तो कोई रिंग दे रखी है जिसका रेडियस रिड्यूस हो रहा है टाइम के साथ, तो अगर उसका एरिया है पाई आर स्क्वायर, तो डी ए बाय डी टी हम लिख सकते हैं 2 पाई आर डी आर बाय डी टी। इस तरीके से अगर हमें ये वैल्यू दे रखी है रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, तो हम इस वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वेलोसिटी आपको डिस्प्लेसमेंट की टर्म पे दी गई हो, टाइम की टर्म में नहीं दी गई है, डिस्प्लेसमेंट की टर्म में दी गई है इस बार। इस चीज को भी हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना होता है। देखिए जो वेलोसिटी का फॉर्मूला है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। ऐसे ही हमें पता है कि एक्सीलरेशन का जो फॉर्मूला है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम।
अब टाइम के रेस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी नहीं दी है, हमें डिस्प्लेसमेंट के रेस्पेक्ट में दी है, और हमसे पूछा गया है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन में जिनमें हमें किसी और वेरिएबल की टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है और फंक्शन किसी और वेरिएबल की टर्म में दिया गया है, सो इस वाले केस में हमें ये फॉर्मूला याद रखना है, इसे चेन रूल भी कहा जाता है। तो अगर dv/dt कैलकुलेट करना है हमें, तो पहले हम dv/dx कैलकुलेट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे इसको dx/dt से। देखिए एसेंशियली ये जो है वो dv/dt ही है, लेकिन क्योंकि फंक्शन टाइम की टर्म्स में नहीं दिया गया है, तो पहले हमें वेलोसिटी को x की टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है x का जो टाइम की टर्म्स में डिफरेंशिएशन है उससे। ये जो चेन रूल है वो आपको याद रखना है। इसे कैसे अप्लाई करना है मैं आपको बताता हूं। देखिए ax⁵b, इसको हमें टाइम की टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है। तो हम पहले तो इस वाली टर्म को, जो वेलोसिटी वाली टर्म है, उसको डिस्प्लेसमेंट की टर्म्स में डिफरेंशिएट करेंगे, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे dx/dt से, और dx/dt हमें पता है वेलोसिटी है, और वेलोसिटी की वैल्यू हमें x की टर्म्स में यहां पे दे रखी है। तो इस वैल्यू को हम ax_b भी लिख सकते हैं, ax⁵b। इसको डिफरेंशिएट करना है, a हमारा बाहर आ जाएगा और x⁵b को हमें x की टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है, और ये टर्म हमारी ax⁵b है। इसका डिफरेंशिएशन होगा, b बाहर आ जाएगा, x⁵b-1, ठीक है। ये वैल्यू हम रख देंगे, तो यहां आ जाएगा हमारे पास a²b x⁵b-1 इंटू x⁵b। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, a²b x⁵2b-1। सो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें क्लियर होती जा रही हैं, कैसे डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशंस पूछे जाते हैं फिजिक्स में, और कैसे उनको हमें इन चीजों की मदद से, इन एप्लीकेशंस की मदद से सॉल्व करना है। आगे बात करते हैं। देखिए कई बार आपको ये टर्म देखने के लिए मिलेगी, ये केवल मैं आपको डेफिनेशन पर्पस से बता रहा हूं। ये जो टर्म है इसका मतलब है कि dx/dt को वापस से हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ये जो टर्म है आपने देखा होगा एक्सीलरेशन के लिए लिखा जाता है a = d2x/dt2, इस तरीके से हम इसको बोलते हैं। ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि हम dx/dt को वापस से डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अब ये एक्सीलरेशन कैसे है, हमें पता है dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी, और एक्सीलरेशन होता है dv/dt। तो v की जगह अगर हम dx/dt रख दें, तो ये जो टर्म है वो हमारा एक्सीलरेशन है। जब dx/dt यानी कि वेलोसिटी को हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पार्शियल डिफरेंशिएशन, जो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखने को मिलता है। मैं आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन बताऊंगा कि किस तरीके से ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा जाता है। देखिए इसमें x की भी टर्म्स हैं, y की भी हैं, z की भी टर्म्स हैं। अब आप फिजिक्स में पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की टर्म्स में इस तरीके से लिखा जाता है। इसकी हम ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे। जो ऑपरेटर है ग्रेडियंट ऑपरेटर, इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, जो पोटेंशियल है उसका x की टर्म्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन, y की टर्म्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन और z की टर्म्स में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तीनों को हम एज ए वेक्टर फॉर्म ऐड करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। तो ये एक्चुअली पार्शियल जो डिफरेंशिएशन है वो क्या है, बहुत सिंपल है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो आपको फंक्शन दिया गया है इसमें तीनों टर्म्स हैं x y z। अगर x की टर्म्स में आपको डिफरेंशिएट करना है और आपको कहा गया है कि पार्शियली डिफरेंशिएट करना है, तो आप ये भूल जाइए कि y और z कोई वेरिएबल है, आप उनको कांस्टेंट मान लीजिए, ठीक है। अगर d
v/dx निकालना है, पार्शियल डिफरेंशिएशन। देखिए इसको ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा d का शेप चेंज हो गया है। इसको निकालना है तो आपको अगर x की टर्म्स में निकालना है तो y और z को कांस्टेंट मानना है। ये आपकी जो टर्म है इसमें y बाहर आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, और अंदर हमारा रह जाएगा x²। माइनस भी बाहर ले लेते हैं, अंदर रह जाएगा x², और यहां पे z³ बाहर आ जाएगा, अंदर रह जाएगा x प्लस। अब देखिए ये जो कांस्टेंट टर्म है ये तो हम पता है हमें 0 हो जाएगी। यहां पे x² का जो डिफरेंशिएशन वो होगा 2x माइनस z³ इंटू 1। x की टर्म्स में इस तरीके से करेंगे, y की टर्म्स में हमें सेम चीज करनी है, केवल x और z को हमें कांस्टेंट मानना है। तो देखिए अगर y की टर्म्स में हमें इसे करना है डिफरेंशिएट पार्शियली, तो ये वाली जो टर्म है और ये वाली जो टर्म है ये y डिपेंडेंट नहीं है, दोनों कांस्टेंट है, तो ये दोनों 0 हो जाएंगी और आपको मिलेगा x²। y का जो डिफरेंशिएशन है वो 1 होगा, तो ये वाली जो माइनस x² टर्म है वो आपको मिल जाएगी। वैसे ही अगर हम z के लिए कैलकुलेट करते हैं, ये वाली टर्म z डिपेंडेंट नहीं है, ये वाली है और ये वाली नहीं है, तो ये 0 हो जाएंगी। और z³ का जो डिफरेंशिएशन है 3z², वो हमें लिखना होगा और इनको आपको इस तरीके से ऐड करना होगा। ये हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन किया है पोटेंशियल का x के, y के और z के रेस्पेक्ट में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ये भी एज ए बेसिक आपको याद रखना है कि कैसे हम पार्शियल डिफरेंशिएशन किसी भी वेरिएबल के टर्म्स में करते हैं। बिल्कुल कुछ भी अलग नहीं किया हमने, सेम किया है, केवल जिसके रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो ही वेरिएबल मानेंगे, बाकी सबको हम कांस्टेंट मानेंगे। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट मैं आपको टेक्निक बताऊंगा। देखिए दोस्तों इसको ध्यान से समझिएगा, ये भी आपका एग्जाम्स में पूछा जाता है। ये ऑसिलेशन या वेव्स में आप देखेंगे कि साइन ओमेगा टी टर्म आता है, तो इसमें डिफरेंशिएशन का क्या कॉन्सेप्ट लगता है मैं आपको बताता हूं। आपको देखिए सबसे पहले याद रखना है कि जो साइन फंक्शन है, साइन टी एक फंक्शन है और ओमेगा टी जो है वो भी एक फंक्शन है। तो ये जो ओमेगा टी हमने टी की जगह यहां पे रिप्लेस किया है और ये बन गया फिर साइन ओमेगा टी। तो ये जो साइन ओमेगा टी है दो फंक्शन से मिलके बना है। तो इस तरीके के जो फंक्शन होते हैं, एफ टी एक फंक्शन है और जी टी एक फंक्शन है। तो जी टी को जब हम टी की जगह डाल देंगे, एफ टी इक्वल्स टू जी टी, तो हमें ये वाला फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, देखकर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तो आपको लगेगा बहुत सिंपल है। इसको अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो हमें पहले एफ टी को डिफरेंशिएट करना है। यहां पे हमारा एफ टी है साइन टी, मतलब कि हमें पहले साइन टी को डिफरेंशिएट करना है डी बाय डी टी, और जब हम डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमें टी की जगह रखना है ये जो अंदर वाला फंक्शन है। हमारे इस केस में ओमेगा टी अंदर वाला फंक्शन है, तो टी की जगह हमें ओमेगा टी रखना है। और उसके बाद हमें इस जो फंक्शन जो जी टी फंक्शन है, हमारे केस में ओमेगा टी है, उसको हमें डिफरेंशिएट करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। साइन टी का जो डिफरेंशिएशन है टाइम की टर्म्स में, आपको ये याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके काम आएगा। साइन का जो डिफरेंशिएशन है साइन टी का, वो होता है कॉस टी, और ऐसे ही कॉस टी का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है माइनस साइन टी। तो यहां पे अगर हम साइन टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस टी आएगा
और t की जगह हमें लिखना होगा ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय ओमेगा टी का जो डिफरेंशिएशन है t की पावर 1 है, ये हो जाएगा ओमेगा। तो ये वैल्यू जो फाइनली निकल के आएगी वो होगी कॉस टी की जगह ओमेगा टी रख दिया हमने, ओमेगा टी मल्टीप्लाई बाय ओमेगा। इसका जो डिफरेंशिएशन है, अब ए जो टर्म है कांस्टेंट वो हमारी मल्टीप्लाई हो रही थी पहले, तो हमने ए भी लगा दिया यहाँ पे, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, इसका डिफरेंशिएशन टाइम की टर्म में ये आएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे अगर कंपोजिट फंक्शन दिया है कि फंक्शन के अंदर कोई फंक्शन है उसको कैसे डिफरेंशिएट करना है, और आपको बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फंक्शंस कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट है वो इस टाइप के फंक्शंस में जनरली लगता है, ए साइन ओमेगा टी, या फिर कई बार आपको ए साइन स्क्वायर ओमेगा टी भी दिया जाता है। तो इन केसेस में आपको ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है और इसको डिफरेंशिएट करना है। देखिए डिफरेंशिएशन के बेसिक्स ये जो मैंने आपको बताए हैं वो सारे आपको पता होने चाहिए, और उन्हें कैसे अप्लाई करना है ये भी पता होना चाहिए। एप्लीकेशन की बात हमने इस वीडियो में करी है, इस वीडियो को आप वापस से देखिए और समझिए कि कैसे अलग अलग फंक्शंस में अलग अलग डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट हमें लगाने हैं और डिफरेंशिएशन हमें करना है। ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हमारे काइनेमेटिक्स हो, वर्क पावर एनर्जी हो, इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो, करंट हो, या हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो, इन सभी टॉपिक्स में हमारे डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट्स लगते हैं, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग फंक्शंस के साथ लगाते हैं। तो आपको इस वीडियो को अच्छी तरह वापस से देखना है और समझना है कैसे हमने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई किया है। दोस्तों अगले वीडियो में मैं आपको इंटीग्रेशन बताऊंगा कि किस तरीके से फिजिक्स में इंटीग्रेशन हम यूज करते हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हम अच्छी तरह समझना चाहिए ताकि हम इंटीग्रेशन को फिजिक्स में लगा पाएं। तो हमसे जुड़े रहिए और आगे जो वीडियोस आ रहे हैं उनका इंतजार कीजिए। थैंक यू।